जय हिंद। मैं शमशाद आलम ARGS क्लासेस में आप सभी छात्र और भारतवासियों का स्वागत है। आज जो अपनी क्लास होगी वो क्लास है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कितना इंपॉर्टेंस है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सा सवाल जो है कि कंपटीशन में पूछा गया हुआ सवाल है। क्योंकि हम इस बात को कह सकते हैं कि लगभग एग्जाम में अगर पॉलिटी का कोई क्लास में पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो महान्यायवादी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि चैप्टर है। इस चैप्टर पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला सवाल ये आता है कि महान्यायवादी संविधान का कौन सा अनुच्छेद में महान्यायवादी का प्रावधान है। इस चीज को भी हम देखेंगे। महान्यायवादी होता क्या है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। पहला सवाल आपका ये आता है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद में महान्यायवादी का प्रावधान रखा गया है। तो अनुच्छेद 76। क्लियर। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान रखा गया है। महान्यायवादी है क्या, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यानी कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। अगर ये सवाल पूछता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है तो महान्यायवादी। कभी कभी आपका क्वेश्चन में महान्यायवादी भी होगा और अटॉर्नी जनरल भी होगा, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा दोनों, क्योंकि इसका महान्यायवादी का इंग्लिश अटॉर्नी जनरल होता है। क्लियर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि महान्यायवादी का काम क्या होता है, महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे होती है, महान्यायवादी का क्या क्या इसका कार्य है, इस सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है। पहला पॉइंट, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक बहुत सटीक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का जितना भी बड़ा से बड़ा पद हो, सारे पदों की नियुक्ति जो करेंगे वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो उसी तरह से भारत का एक अहम पद है, भारत का एक अहम पद है महान्यायवादी। तो इसकी भी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। अब हम योग्यता के ऊपर बात करेंगे। क्लियर, ये वाली पॉइंट क्लियर। दूसरी पॉइंट में योग्यता पे हम डिस्कशन करेंगे। योग्यता, तो योग्यता क्या है, महान्यायवादी बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका है कि आप भारत का नागरिक हो। पहला पॉइंट, भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट कि वह व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। क्लियर। मेरा पॉइंट को और बात को क्लियर समझिएगा। पहला हम ये बोले कि भारत का नागरिक हो, और दूसरी पॉइंट पे ये बात है कि वह व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब मन में सवाल ये आया होगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है। मन में सवाल तो आया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है। तो भाई साहब मैं एक बात बताऊंगा आप सबको कि संविधान का अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 में यह प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट का। अब इस बात को हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश वही व्यक्ति बन सकता है जो हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। बात को क्लियर समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश वही व्यक्ति बन सकता है जो व्यक्ति हाई कोर्ट में यानी कि उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल तक जो है कि क्या किया हो, वो 5 साल तक जज के रूप में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, या कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में आने की वो क्या है कि वकालत के रूप में कार्य किया हो, वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। तो क्लियर, यानी कि महान्यायवादी बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तभी अब जाकर क्या बनेंगे, महान्यायवादी आप बन सकते हैं। क्लियर।
2 पॉइंट पे क्लियर हो गया। अब कार्यकाल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कार्यकाल का कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है, भारत के संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका जो कार्यकाल है, महान्यायवादी का जो कार्यकाल है, उसे हम राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत कहते हैं, प्रसाद पर्यंत कहते हैं। यानी कि जब चाहे राष्ट्रपति तब उसको आने की पद पे रख सकता है, जब चाहे तब जो है कि मंत्री परिषद के सिफारिश पे आने की महान्यायवादी को हटा भी सकता है और नियुक्त भी कर सकता है। अब एक पॉइंट आया बात क्लियर कि यहां पर हम लोग किए थे नियुक्ति, तो नियुक्ति पर राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन मंत्री परिषद के सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रसाद पर्यंत कार्यकाल, तो क्या बोले, इसका कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन क्या है कि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत कह सकते हैं। अब कार्य पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इनका कार्य क्या होता है, महान्यायवादी का कार्य कौन कौन सा कार्य को वो अंजाम देते हैं, कौन कौन सा कार्य को देखते हैं। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। अब एक बात एकदम पॉइंट भी नोटेड, मतलब इस पॉइंट को नोट करने वाली बात है। भारत सरकार, वर्तमान में हम बात करते हैं भारत का जो अभी जो सरकार चल रहा है वो मोदी का सरकार। क्लियर? अब एक बात है कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट वहां से हो रहा है। अब ऐसे कंडीशन में कि कहीं भी हिंदुस्तान का किसी भी न्यायालय में अगर भारत सरकार का किसी भी तरह का मामला है तो उस मामले में जो कार्य करेंगे वो कौन करेंगे? महान्यायवादी काम करेंगे। तो हम क्या बताएं, महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार है वो कौन? महान्यायवादी। क्लियर? अब दूसरी पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर विधि कार्यों का पूरा करता है। समय समय पर अगर राष्ट्रपति को विधि कार्य, कानूनी कार्य अगर करवाना हो तो वो किससे करवाएंगे? महान्यायवादी से करवाएंगे। अगर भारत सरकार को अगर कानूनी सलाह लेना हो तो वो किससे सलाह लेंगे? महान्यायवादी से लेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि भैया फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक अलग है, न्यायालय एक अलग है। न्यायालय एक स्वतंत्र क्षेत्र है, ठीक है, उससे सलाह नहीं ले सकता। न्यायालय का कार्य क्या होता है कि सरकार के ऊपर डंडा बजाड़ने का। अगर सरकार सही तरीके से काम नहीं करेगा तो न्यायालय ही आने की सवाल पूछेगा और ऑर्डर करके सवाल पूछेगा कि आपने गंगा सफाई का कार्य कितना किया है। तो न्यायालय एक अलग क्षेत्र है। अगर विधि कार्य की अगर सलाह लेना हो, अगर विधि के ऊपर सलाह लेना हो भारत सरकार को तो वो किससे लेगा? महान्यायवादी से लेगा। क्लियर यहां तक? अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि भारत सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में उपस्थित होकर सरकार का कानूनी पक्ष रख सकता है। क्लियर? इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे बेहतर तरीके से। कहता है कि महान्यायवादी भारत सरकार का, सपोज कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक केस झारखंड का हाईकोर्ट में होता है। अब झारखंड के हाईकोर्ट में केस चल रहा, तो फिर भारत सरकार की ओर से कौन सा व्यक्ति आके जो है कि वहां पे पक्ष अब मतलब भारत सरकार का पक्ष रख सकता है? तो वो व्यक्ति का नाम होगा महान्यायवादी। उस पद का नाम है महान्यायवादी। भारत सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में उपस्थित होकर सरकार का कानूनी पक्ष रख सकता है। क्लियर? अब एक पॉइंट है, क्या अगर भारत सरकार पे हम एक पॉइंट पे हम डिस्कशन और करेंगे। एक पॉइंट बनता है, पॉइंट हमारा ये है कि वो निजी वकालत भी करेगा, अपना वो निजी वकालत भी कर सकता है, सरकार उसको रोक नहीं सकता। अगर सरकार चाहेगा कि नहीं तुमको निजी वकालत नहीं करना है, क्योंकि उसकी योग्यता पे तो आपको डिस्कशन पहले ही हो चुका है कि वो कानून का जानकार है, तो वो वकालत भी कर सकता है, तो वो निजी वकालत कर सकता है। लेकिन सरकार के विरुद्ध वकालत नहीं कर सकता, सरकार के विरुद्ध बोल नहीं सकता वो, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो क्या कर सकता है कि निजी वकालत कर सकता है। अगर सपोज अगर मुझे एक वकील की जरूरत है तो मैं हायर कर सकता हूं, किसको? महान्यायवादी को। वो हमसे फी भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार उसके ऊपर आने की दबाव नहीं बना सकता। हाँ, लेकिन सरकार के विपक्ष में बात भी नहीं कर सकता महान्यायवादी।
सरकार के विपक्ष में बात नहीं कर सकता, वो निजी वकालत कर सकता है। क्लियर? अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा सटीक है, यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अनुच्छेद 76, क्योंकि महान्यायवादी का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 76 में। लेकिन एक और यहां पे अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद है 88, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में क्या कहता है? अनुच्छेद 88 में कहता है कि महान्यायवादी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद दैट मीन्स संसद के कार्यवाही, यानी कि दोनों सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों सदन में महान्यायवादी भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को बेहतर तरीके से समझने वाली बात है कि मैं बात कर रहा हूं कि कौन सा अनुच्छेद में मतलब संसद में कार्यवाही में भाग लेने का प्रावधान है, किसका? महान्यायवादी का। महान्यायवादी का संसद में कार्यवाही, संसद के कार्यवाही में भाग लेने का कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 88 में। क्या बोले आपको? बात को समझिएगा। भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि वो क्या है कि सदन का सदस्य नहीं है। क्योंकि वोट देने का अधिकार अगर सदन में किसी का है तो वो वहां का सदन का सदस्य का है। क्लियर? अब ये बात समझ में आएगा कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। अब एक पे और हम डिस्कशन कर रहे हैं, और वो पॉइंट है सॉलिसिटर जनरल। बात को समझिएगा, संविधान में इसकी कहीं भी प्रावधान नहीं है। संविधान के, भारत के संविधान में सॉलिसिटर जनरल का कहीं भी प्रावधान नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, महान्यायवादी अकेला बंदा, अगर अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो के वेणुगोपाल जो है भारत के महान्यायवादी हैं। भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल वर्तमान में अकेला इंसान, पूरे भारत सरकार का, पूरे आने की कानून की जितना भी चीज होगा वो सारे चीज को देख रेख कौन करेगा? वो महान्यायवादी करेगा। तो क्या अकेला ये इंसान पूरे भारत को देख सकता है क्या कानूनी सरकार के रूप में, सरकार के तरफ से कानून के किसी भी क्षेत्र में? तो वो क्या करता है? अपना सलाह, मतलब अपना एक सहयोगी के रूप में सॉलिसिटर रखा जाता है। महान्यायवादी का सहयोगी सॉलिसिटर, इसकी संख्या कोई निर्धारित नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे भारत का प्रथम सॉलिसिटर कौन है? तो उसका नाम है रंजीत कुमार। भारत का प्रथम सॉलिसिटर अगर पूछा जाए, भारत का प्रथम सॉलिसिटर कौन थे? तो रंजीत कुमार। और वर्तमान में तुषार मेहता। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि सॉलिसिटर कौन है? तुषार मेहता। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं एमसी सीतलवाड़। एक नाम है एमसी सीतलवाड़। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन? भारत के प्रथम महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किन्हीं का कार्यकाल है, क्योंकि यहां पे आपको पता होगा, आपको ये चीज को बताया गया कि इनके टाइम का ड्यूरेशन नहीं है, कार्यकाल नहीं है, वो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत है। तो ऐसे कंडीशन में अगर किन्हीं को लगता है इनकी कार्यकाल 5 साल है, या इनकी कार्यकाल 2 साल है, इनकी कार्यकाल 1 साल है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी कार्यकाल का कोई प्रावधान है ही नहीं हमारे संविधान में। वो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे उसको रख सकता है, जितना दिन चाहे रख सकता है, जब चाहे हटा सकता है, लेकिन मंत्री परिषद के सिफारिश पर। तो सबसे ज्यादा दिन तक, सबसे ज्यादा अवधि तक, यानी कि 1950 से लेकर 1963 तक, यानी कि 13 वर्ष तक, सबसे अधिक समय तक भारत का कौन सा महान्यायवादी है जो सबसे अधिक समय तक यानी कि महान्यायवादी के पद पे बन के रहे थे? तो एमसी सीतलवाड़। अब एक पॉइंट ये बनता है कि के वेणुगोपाल
कितनवा यानी कि 15वां महान्यायवादी है वर्तमान में हमारा। अभी वर्तमान में हमारा 2017 से लेकर 30 जून 2017 से लेकर अभी 2020 चल रहा है, ये 20 तक में जो है कि हमारे जो महान्यायवादी हैं वो कौन है, के वेणुगोपाल, जो 15वां महान्यायवादी चुने गए हैं। क्योंकि ये सवाल पूछता है कि कौन कौन कितने कितने में आने की उनका समय पीरियड क्या रहा है। क्लियर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इनका वेतन, वेतन पे हम बात करेंगे। वेतन कोई निश्चित नहीं है। अगर लगता होगा किसी को कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख, नहीं, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है, तो कोई निश्चित नहीं है। लेकिन इनको जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है। कौन सा? संचित निधि से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संचित निधि से इनको वेतन मिलता है, संचित निधि से इनको वेतन मिलता है। तो इस चीज में हम देख सकते हैं लोक अधिकारी नहीं है, इनके ऊपर 2005 का जो आरटीआई है वो भी लागू नहीं होता है इनके ऊपर। अगर आप चाहेंगे कि आरटीआई के तहत हम उनकी सारी चीज को जान सकते हैं, जब लोक अधिकारी है ही नहीं तो आप नहीं जान सकते हैं। तो इनका जो वेतन मिलता कौन सा निधि से? संचित निधि से। आरटीआई इनके ऊपर लागू नहीं होता। किनके ऊपर? महान्यायवादी के ऊपर आरटीआई लागू नहीं होता है। तो हमको लगता है कि ये सारी बात को आप क्लियर हो गया होगा। दो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है 88 और एक है 76, क्योंकि लगभग लोग को यही मालूम होता है कि अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी का प्रावधान है, लेकिन एक और अनुच्छेद है जो इसी महान्यायवादी के अंदर में है और वो अनुच्छेद है 88, क्योंकि 88 में शीर्ष को कहा गया है कि संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, समिति का सदस्य बन सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। क्लियर? ये सारी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसी के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो इसी का एक छोटा भाई, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विधि अधिकारी। भारत का अगर पूछा जाए भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी, अगर ये सवाल पूछा जाता है। क्लियर? ये बात सारी समझ में आ गई होगी। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपको संबंधित किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है या आगे की क्लास आप और कौन कौन सी क्लास आते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आके जो है कि आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये जानना है, चाहे हमें ये क्लास की जरूरत है।